यस, वेलकम टू दिस अमेजिंग टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू। ठीक है, तो आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे हम कुछ एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। आप अपनी नॉलेज की टेस्टिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिस्क अटैच टू एन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू। सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे। Risk attached to an investment refers to uncertainty attached to the investment return। दूसरा लिखा है certainty attached with the investment return। फिर तीसरा लिखा है variability of the expected return। फिर ये भी लिखा both A and C above, none of the above। तो रिस्क का एक इंटरप्रिटेशन अनसर्टेनिटी है, दूसरा है वेरिएबिलिटी। तो आपको नीचे देखना है, एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ बोथ ए एंड सी अबव। व्हाट विल बी द आंसर? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये एमसीक्यू आपको इस बुक में मिलेगी। ये बुक आपको चाहिए। जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं उनको तो एमसीक्यू आपके नोट्स के साथ मिल गई है। जिनको अलग से परचेज करना है, एमसीक्यू की बुक अलग से बाई कर सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। टोटल रिस्क में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। बोथ ए एंड बी एंड ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों हैं। वेरी गुड, आंसर इज ई, करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 3, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इन सब वर्ड्स पे ध्यान देना है। नॉट द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनपुट फैक्टर, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड रिविजन, asset allocation and portfolio optimization, portfolio redemption and portfolio selection and performance measure। तो इसमें से कौन सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं है? वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन अभी तुम्हें किसी एक को बाहर ढकेलना हो तो किसको ढकेलेंगे? पोर्टफोलियो रिडम्पशन। यस, ये सबसे वीक आंसर है। एक्चुअली ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन ये चारों मेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी एक को टिक करना हो तो आप डी टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यानी एक भी ट्रू हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक नया स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन पूछने का। इसमें आपके नॉलेज की बहुत ही अच्छे से टेस्टिंग होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव इन्वेस्टर अक्वायर देयर वेल्थ विदाउट एनी ग्रेटर एफर्ट। ओके, एक्टिव इन्वेस्टर अक्वायर देयर रिटर्न बाय वर्किंग अ लॉट। पैसिव मैनेजर्स आर जनरली रिगार्डेड एज गुड क्लाइंट बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। और फिर लिखा है ए एंड बी अबव, ए बी सी अबव। मतलब एक साथ कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टर अक्वायर देयर वेल्थ विदाउट एनी ग्रेट एफर्ट, ट्रू है? ट्रू है ना, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो रोज रोज रीशफलिंग नहीं करते हैं। लेकिन जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, मैंने कल बताया था, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। मैंने ये भी कहा था कि गोवा भी जाते हैं तो भी लैपटॉप लेकर जाते हैं, मालदीव जाते हैं तो भी लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं होटल में, बीच पे। बहुत मेहनत है। और तीसरा, पैसिव मैनेजर्स आर जनरली रिगार्डेड एज गुड क्लाइंट बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। यस, क्योंकि ये लोग दिमाग कम खाते हैं। इज इट राइट? रोज रोज फ़ोन नहीं करते हैं। तो पहले तीनों ऑप्शन सही है, तो आपको ई टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये बहुत ईजी है। मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन इंडिया में है? म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी।
ए एंड बी, ए बी सी, ए बी सी, ये सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मार्केट में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ लार्ज पार्ट ऑफ द फंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक्स आर, एक जनरल क्वेश्चन है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फंड्स कलेक्टेड बाय बैंक्स आर डेडिकेटेड इनटू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टेड अब्रॉड, वेस्टेड बाय गवर्नमेंट। सरकार सुन लेगी ना, मुझे बाहर निकाल देगी देश से ही। यूज्ड इन पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अमेजिंग, कहाँ से ऑप्शन लाते हैं। एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको पता ही है बैंक का बहुत बड़ा अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, CRR SLR मेंटेन करने के लिए, और इन जनरल भी उनको अपना रेशियो मेंटेन करना रहता है बहुत सारा, उसके लिए सेफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आंसर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन एसेट एलोकेशन। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप इन एसेट एलोकेशन है तो सभी एसेट एलोकेशन के स्टेप। पहला स्टेप क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क टॉलरेंस बाय द इन्वेस्टर, एनालिसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कैपिटल मार्केट, determination of the expected return of the security, calculation of inflation rate, and both A and C above। अब जब पहला स्टेप पूछ रहा है तो A and C कैसे दो हो गए? वो तो लास्ट वाला नहीं हो सकता, एलिमिनेशन करके भी कर सकते हो। आप खुद सोचो, आप इन्वेस्टर हो, आप सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस चेक करोगे। वेरी गुड, क्योंकि आपका रिस्क टॉलरेंस आपको लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर आप इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड में डिसाइड करोगे, फिर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करोगे। वो सब बाद के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है जब कोई इन्वेस्टर आपके पास आता है, फंड मैनेजर के पास, तो पहले उसका रिस्क टॉलरेंस चेक करते हैं। तो आंसर इज़ ए। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कांस्टेंट एसेट मिक्स स्ट्रैटेजी इज। याद है आपने कांस्टेंट एसेट मिक्स पढ़ा है, जहाँ पर आप डेट और इक्विटी में एक सर्टन प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कांस्टेंट मिक्स। अब आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं तो बेस्ट चूज करना है। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, सेकेंड स्ट्रैटेजी इन विच एसेट मिक्स इज हेल्ड कांस्टेंट, थर्ड इज एक्टिव स्ट्रैटेजी, डी इज पैसिव स्ट्रैटेजी, एंड ई इज योर ए एंड बी अबव। तो कांस्टेंट एसेट मिक्स स्ट्रैटेजी इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी तो अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी है, तो उसको आप एलिमिनेट कर दो। अगर वो एलिमिनेट हो गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बाय एंड होल्ड में क्या होता है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, बार बार उसको बदलते नहीं है। कांस्टेंट मिक्स में आप एक रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं, तो अगर इक्विटी का भाव बढ़ गया तो थोड़ा इक्विटी कम करके डेट में लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे, स्ट्रैटेजी इन विच एसेट मिक्स इज हेल्ड कांस्टेंट, ये सही है। और ये एक्टिव स्ट्रैटेजी है या पैसिव स्ट्रैटेजी है? बहुत ज़्यादा एक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि जब रेशियो बदलता है तभी आप अपना पोर्टफोलियो चेंज करते हो। अगर मान लो 50-50 चल ही रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसिव स्ट्रैटेजी भी नहीं है, क्योंकि अगर रेशियो बदलेगा तो आप अपना पोर्टफोलियो बदलेंगे। आपको ये मिक्स को मेंटेन करना है, तो मिक्स को मेंटेन करने के लिए अगर चेंज करना पड़े तो करेंगे, और ऑलरेडी मिक्स मैनेज है, चेंज नहीं हुआ है, तो विल कंटिन्यू। तो ऑप्शन बी को देखते हैं क्या? हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। और एक्सप्लेनेशन मैंने आपकी बुक में दिया है, ये सारे एक्सप्लेनेशन हमारी इस MCQ बुक में भी है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। कहीं डाउट हो तो पढ़ लेना, ठीक है। बुक दिख रही है सबको? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन?
सिक्योरिटी मार्केट लाइन यानी CAPM। तो एक जैसे दिखेंगे सारे फॉर्मूले, लेकिन एक फॉर्मूला सही है CAPM का फॉर्मूला, आप मुझे बताएंगे, मैं वेट करूंगा। ABCDE में कोई भी एक बोल दो। C, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ओके। और बाकी में यहाँ पे ज़बरदस्ती RF घुसा रखा है, गलत। यहाँ पे ज़बरदस्ती RJ घुसा रखा है, गलत, ये सही है। और वापस यहाँ पे RJ प्लस लिखा है, नालायक। RJ तो निकालना है मुझे, तो ये भी गलत। और यहाँ पर भी RJ लिख रखा है, जिसको फाइंड आउट करना वही लिख रखा है उसने। तो एक ऑप्शन सही है, 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन C टिक कर देना। इज इट राइट? और आपकी बुक में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है एक दो जगह पे, उसको ठीक कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीटा लिखना चाहते थे हम, लेकिन वो टाइपिंग करते समय P टाइप हो गया है वहाँ पे, उसको बीटा कर दो। इन सबको यहाँ पे लास्ट में बीटा कर दो। कई बार वो प्रिंटर में ना बीटा का साइन पकड़ में नहीं आता है, तो सॉफ्टवेयर में सिंबल्स को कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जो उसको ठीक लगता है प्रिंटर में ले लेते हैं वो। ऐसा होता है कभी कभी, देखा आपने ऑफिसेस में। तो ऑप्शन C वाज द राइट आंसर। अब एक और डेंजरस क्वेश्चन आ रहा है। जीरो बीटा एसेट इज वन, जीरो बीटा एसेट इज वन विच गिव्स रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इसको रिस्क फ्री रेट ऑफ कर दो। देन हुज रिटर्न हैज नो कोरिलेशन विद द मार्केट, हुज रिटर्न इज हाईली कोरिलेटेड विद द मार्केट। बात किसकी चल रही है? जीरो बीटा की। हुज बीटा इज वन, जब यहाँ पे क्वेश्चन में जीरो बीटा लिखा है तो नालायक ऑप्शन में लिख रहा है हुज बीटा इज वन। फिर भी हमारे देश में 5-10% लोग ऐसे होंगे उसको भी टिक करके आएंगे। ऊपर लिखा है जीरो बीटा, नीचे ऑप्शन में बीटा इज वन, विच हैज अ मोर सिस्टमैटिक रिस्क देन द मार्केट। तो पहले मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, जीरो बीटा यानी रिस्क तो होता ही नहीं है, एलिमिनेट। हुज रिटर्न इज हाईली कोरिलेटेड विद द मार्केट, ये भी गलत है। अब बच गए खेल में दो लोग। जीरो बीटा एसेट इज वन विच गिव्स रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड हुज रिटर्न हैज नो कोरिलेशन विद द मार्केट। एक्चुअली दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन आपकी बुक में एक ही ऑप्शन को उन्होंने टिक किया है, हुज रिटर्न हैज नो कोरिलेशन विद द मार्केट। सपोज कोई एसेट है, उसका मुझे रिटर्न निकालना हो, तो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अगर बीटा ज़ीरो है तो आपका आंसर RF प्लस ज़ीरो RF ही हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है करेक्ट। दूसरा, इट हैज़ नो कोरिलेशन विद द मार्केट, ज़ीरो बीटा यानी उसका मार्केट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, ज़ीरो कोरिलेशन। तो दोनों ऑप्शन टिक करना, वहाँ पे लिख के रख देना। ए और बी दोनों ही सही है, बट उन्होंने बुक में बी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओवर प्राइस सिक्योरिटीज प्लॉट अबव SML। तुम लोग ही मुझे बताते हो ट्रू है या फॉल्स है। ओवर प्राइस सिक्योरिटीज प्लॉट अबव SML, फॉल्स है, ओके फॉल्स है। अंडर प्राइस सिक्योरिटीज प्लॉट ऑन द SML, ट्रू या फॉल्स? ये भी फॉल्स है। प्रॉपरली प्राइस सिक्योरिटीज प्लॉट ऑन द CML, ये ट्रू है। ओवर प्राइस सिक्योरिटीज आर अबव द एफिशिएंट फ्रंटियर, फॉल्स है। अंडर प्राइस सिक्योरिटीज प्लॉट बिलो SML, ये भी फॉल्स है। अगर आपने सिक्योरिटी मार्केट लाइन पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, क्लास में हमने दो डायग्राम भी ड्रॉ करवाए थे। एक डायग्राम ऐसा था कि ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है और जो अंडर प्राइस सिक्योरिटी रहेंगे वो SML के ऊपर होंगे, अंडर प्राइस्ड। और जो ओवर प्राइस सिक्योरिटी रहेगा
वो SML के नीचे रहेगा, और जो प्रॉपरली प्राइस सिक्योरिटी रहेगा वो SML लाइन पर ही रहेगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ओवर प्राइस सिक्योरिटी प्लॉट अबव लिखा है, होना चाहिए था बिलो, ये होना चाहिए था बिलो। एंड अंडर प्राइस सिक्योरिटी प्लॉट ऑन द SML, ये होना चाहिए था अबव। ओवर प्राइस सिक्योरिटीज आर अबव, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ओवर प्राइस सिक्योरिटी का अंडर एफिशिएंट फ्रंटियर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, एंड अंडर प्राइस सिक्योरिटी प्लॉट बिलो, ये होना चाहिए था अबव। ये अबव होता तो स्टेटमेंट सही होता, ये बिलो होता तो स्टेटमेंट सही होता, ये अबव होता तो स्टेटमेंट सही होता। इज इट राइट? तो ऑप्शन सी। तो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे, जिसने ठीक से पूरा चैप्टर पढ़ा है लाइन बाय लाइन, वो कर पाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग आर दी कॉमन अजम्पशंस टू बोथ APT एंड CAPM। APT का फुल फॉर्म क्या है? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी। और CAPM का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों थियरी में कौन कौन से अजम्पशंस कॉमन हैं। 4 अजम्पशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, और नीचे अलग अलग कॉम्बिनेशन के आंसर है। आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो पहला अजम्पशन है इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस बिलीव। क्या ये अजम्पशन दोनों थियरी में है? यस। देयर आर नो टैक्सेस, ये भी दोनों थियरी में है। इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, ये भी सही है। एंड मार्केट्स आर परफेक्ट। तो दोनों थियरी में ये चारों अजम्पशन कॉमन है। तो अब आपको नीचे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर लिखा रहेगा कि ऑल 4 अजम्पशंस आर कॉमन इन बोथ द थियरी। तो आपको नीचे ये पॉइंट नंबर ई दिख रहा होगा। इज इट राइट? तो ई को टिक करेंगे। और एक तरह से आपके थियरी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ CAPM एंड APT विच आर कॉमन, तो ये अभी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, ये अजम्पशन हमारी बुक में भी लिखवाए गए हैं आपको। अगर कोई एक आध पॉइंट नहीं होगा तो बुक में लिख लेना। रिवर्स वर्किंग भी करना है। कुछ कुछ जगहों पे आपको MCQ से आपको मेन आंसर को और इम्प्रूव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ CAPM। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन डू नॉट वर्ड अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने में अगर गलती कर गए तो आपको लगेगा ये सही है, लेकिन वो एक्चुअली गलत पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ CAPM। ऑल इन्वेस्टर्स आर अज्यूम्ड टू डिफाइन द रेलेवेंट पीरियड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। तो ये अजम्पशन एग्जिस्ट करता है। All investors are assumed to have identical expectation with respect to necessary input, okay, to the portfolio decision। ये भी assumption सही है। Assets are infinitely divisible, ये भी हमने पढ़ा था। Assets को आप कितने भी यूनिट में बाय कर सकते हैं। Investor can short sell any amount of share without limit। short selling is allowed था, लिखा हुआ था, देख सकते हैं। ये भी अजम्पशन अवेलेबल है। एन इंडिविजुअल कैन अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ स्टॉक बाय बाइंग और सेलिंग एक्शन। एक अकेला इन्वेस्टर शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा कोई अजम्पशन मैंने नहीं लिखवाया। तो दिस अजम्पशन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो अजम्पशन डज नॉट एग्जिस्ट वही मेरा आंसर है। ओके, तो आंसर इज ई। एक अकेला इन्वेस्टर आप शेयर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्क लेस ट्रेडिंग एंड बोरिंग, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क लेस ट्रेडिंग एंड बोरिंग, अरे द पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट
that an investor would hold the portfolio of a risky asset that an investor would hold could be identified. अब यहाँ पर आपको सही ऑप्शन टिक करना है, विदाउट इन्वेस्टर्स रिस्क प्रेफरेंस, with investors risk preference, with investors attitude towards the return, without investors attitude towards the return, and both A and C above. With the introduction of riskless trading and borrowing, the portfolio of risky asset that investor would hold could be identified. तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसका आंसर है A and C above. This portfolio can be identified without investors risk preference, क्योंकि आप इसमें riskless lending and borrowing को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड सेकेंड विथ इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द रिटर्न. तो इन्वेस्टर को हाइयर रिटर्न चाहिए, बोरो करेगा, इन्वेस्ट करेगा. इज इट राइट? तो उसका रिस्क प्रेफरेंस भले नहीं पता हो, लेकिन उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स रिटर्न पता चलता है. अगर आप बोरिंग एंड लेंडिंग कर सकते हो, तो जो क्या नाम है बहुत ही रिस्क टेकर होगा वो बोरो करेगा और इन्वेस्ट करेगा. मतलब उसका एक्सपेक्टेड, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स रिटर्न क्या है? वेरी हाई. तो आंसर ई को टिक कर देना. ई था क्या ऑप्शन में? यस. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना थोड़ा. अब मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन. अभी आप आंसर करेंगे. इफ अ बीटा ऑफ अ स्टॉक इज 1.5, 10% इंक्रीज इन द स्टॉक मार्केट रिटर्न विल. बीटा अगर 1.5 है और अगर रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 10% से चेंज होता है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है? It will lead to 15% fall in the stock return. True or false? False. क्योंकि ये गलत है, इसलिए false. It will lead to 10% increase in the stock return. True or false? False. आंसर होना चाहिए 15% increase. ओके, अब उसको ढूंढना है आपको. Lead to no change in the stock return. ये भी false. लीड टू 15% इंक्रीज इन द स्टॉक रिटर्न, ये ट्रू है. नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग, बिकॉज उसमें से एक ऑप्शन सही है. तो ये जो क्वेश्चन एकदम आपका फंडामेंटल नॉलेज टेस्ट करता है. हाउ डू यू इंटरप्रेट बीटा? इफ बीटा इज 1.5, इट मीन्स इफ मार्केट रिटर्न चेंजेस बाय 10%, द स्टॉक और द पोर्टफोलियो रिटर्न विल चेंज बाय 15%. ऑप्शन डी को टिक करेंगे. Question number 16. If the markets are truly efficient, then the fundamental analyst will be successful only. Very interesting question. If the markets are truly efficient, market efficient है. Efficient market का मतलब कोई abnormal return नहीं कमा सकता. याद है? कोई abnormal return नहीं कमा सकता. और आप ठहरे फंडामेंटल एनालिस्ट. फंडामेंटल एनालिस्ट लोग क्या करते हैं? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में सारे रेशियोज निकालेंगे, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में कंपनी के बारे में क्या क्या न्यूज़ छपता है उसको देखेंगे, ग्रोथ प्रोजेक्शन करेंगे. अब आपको फंडामेंटल एनालिस्ट मैंने बता दिया, अब आपको देखना कौन सा ऑप्शन सही है. इफ द मार्केट्स आर ट्रूली एफिशिएंट, देन फंडामेंटल एनालिसिस विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन he has got insider information, he has superior ability to analyze publicly available information. Then point number C, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, publicly available information. फिर लिखना he strives to reach long term buy and hold investment decision. He has more aggressive stock in his portfolio and all of the above. ध्यान से सोचना है, हर बार all of the above टिक नहीं करना है, ठीक है?
फंडामेंटल एनालिसिस है और मार्केट एफिशिएंट है, तो अगर मार्केट एफिशिएंट है तो उसके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो होगा नहीं, उसको हटा दो। ही हैज सुपीरियर एबिलिटी टू एनालाइज पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये भी रॉन्ग है। सिर्फ तुम महान नहीं हो, बहुत सारे लोग महान हैं। लास्ट वाला भी रॉन्ग है, ही हैज मोर एग्रेसिव स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो, तो ये अगर रॉन्ग है, पहले दो रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो बचा क्या? अगर मार्केट एफिशिएंट है तो भैया तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है, और जो नॉर्मल रिटर्न मिलने वाला है उतना ही मिलेगा, अब नॉर्मल रिटर्न नहीं मिलेगा, अब नॉर्मल रिटर्न नहीं मिलेगा। In that case you have to hold the stock for long term and you will earn the normal return, जितना उस स्टॉक से रिटर्न मिलना चाहिए। इज इट राइट? ऑप्शन सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन अच्छा है 17 नंबर, इन द बेसिक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल द मेन गोल ऑफ एन इन्वेस्टर इज, तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है? CAPM। मेन गोल of the investor is to establish a relationship between expected return and risk of the security। फॉर्मूला देखो, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। बीटा क्या है? रिस्क का, सिस्टमैटिक रिस्क है, और फॉर्मूला से आप क्या निकालते हो? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो। तो क्या CAPM मॉडल एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के बीच एक इक्वेशन इस्टेब्लिश कर रहा है? यस। तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड में यस करके रखते हैं। टू कैलकुलेट द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, यानी बीटा। CAPM मॉडल से आप बीटा नहीं कैलकुलेट करते हो, आप बीटा यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो। फिर वापस वही लिखा, टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। मेन गोल बीटा निकालना नहीं है, मेन गोल अगर बीटा पता है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, अगर मैं इतना रिस्क लूँगा तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। एंड टू स्टैब्लिश अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रिटर्न एंड स्टॉक रिटर्न। अब फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे मार्केट रिटर्न है, यहाँ स्टॉक का रिटर्न है, तो जैसे जैसे मार्केट का रिटर्न चेंज होगा स्टॉक का रिटर्न भी बदलेगा। ये रिस्क फ्री रिटर्न है, ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, बीटा इज इक्वल टू 1 है, इट इज इक्वल टू मार्केट रिटर्न। तो कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सही लग रहा है? पहला वाला तो सही है, दूसरा और तीसरा सही नहीं है, चौथा भी सही है। लीनियर रिलेशनशिप, मार्केट रिटर्न बढ़ेगा तो स्टॉक का रिटर्न भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ई को टिक कर दीजिए। उसके बाद 18 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। बाप रे, यानी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स लिखना चाहिए। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ascertains that asset prices are determined through arbitrage relationship। उसके बाद लिखा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट लिखा है, तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ CAPM, ये फॉल्स है। इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ CAPM, it is a very advanced model, it is a very advanced financial model। extension मतलब थोड़ा बहुत change, इसमें it's a very different model altogether। APT is nothing but zero beta version of CAPM, ये तो महा फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, इसमें कई बीटा होते हैं, CAPM में एक बीटा होता है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया C and D अबव, तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। आपको जो जो फॉल्स है उनको निकालना है भीड़ में से, तो कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? ई को, ऑप्शन ई को टिक करना। C and D ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट APT। इज इट राइट? नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है,
APT does not require some of the stringent assumption made by CAPM, and APT is not a zero beta version of CAPM. APT is an independent theory. It is not an extended version of CAPM, and APT means law of one price. दो स्टॉक अगर उनका रिस्क सेम है, रिटर्न सेम है, तो उनका प्राइस भी सेम होना चाहिए, और अगर प्राइस सेम नहीं हुआ तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्बिट्रेज इंप्लाइज दैट, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज दैट, ये हमने कई बार किया है। मिस प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्स रिस्कलेस प्रॉफिट, ट्रू है। आर्बिट्रेज का मतलब ही वही होता है, कोई रिस्क नहीं फिर भी प्रॉफिट। अगर सिक्योरिटी की प्राइसेस जितनी होनी चाहिए उससे अलग है तो मिस प्राइसिंग हो गया। इसको एक बार साइड में यहाँ पे टिक करके रखते हैं। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज दैट नो रिस्कलेस प्रॉफिट इज अवेलेबल इन द मार्केट, दोनों स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। देन मिस प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अजीब अजीब ऑप्शन देते हैं। बीकॉम टाइप के एग्जाम में होता है ना, 4 ऑप्शन रहते हैं, 3 इतने दूर दराज तक रहते हैं कि जिसने कभी सुना भी नहीं वो भी सही ढूंढ निकालता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर डी है, रिस्की प्रॉफिट कैन बी अक्वायर्ड बाय बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी इन द टू मार्केट, ये भी फॉल्स है। ऐसा कुछ आर्बिट्रेज का मतलब ये नहीं होता रिस्की प्रॉफिट। आर्बिट्रेज का मतलब होता है रिस्कलेस प्रॉफिट ड्यू टू मिस प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो बहुत ही सिंपल था ये, ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा, हाँ मतलब बहुत इजी भी नहीं है। एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये क्वेश्चन अभी किया भी था आपने। इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो मैं आपको हेल्प करूंगा सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ करके। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, ये बीटा है, और यहाँ पर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके ऊपर भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके नीचे भी हो सकता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न एसएमएल लाइन पे भी हो सकता है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इस लाइन से ऊपर है, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अंडर प्राइस सिक्योरिटीज, और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एसएमएल लाइन के नीचे है, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ओवर प्राइस सिक्योरिटी। अभी मैंने आपको काफ़ी हिंट दे दिया। एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, रात भर पढ़ाई किए हैं, और ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आ गए, तो आपको जवाब देना है इफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी रिक्वायर्ड रिटर्न, ये वाली लाइन रिक्वायर्ड रिटर्न है, इट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है। बोलो हाँ। तो आपका रिटर्न जो मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब आप बताओ सिक्योरिटी क्या है, ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है, फेयरली प्राइस्ड है, हाईली रिस्की है, लेस रिस्की है? ओवर प्राइस्ड। डायग्राम में ही समझ में आ गया। ऑप्शन बी, अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, एक पैराग्राफ उसके ऊपर डेडिकेटेड है, हाउ टू आइडेंटिफाई ओवर प्राइस्ड एंड अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटी, और ये डायग्राम के साथ वहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिनका मिस हो गया एक बार पहले लेक्चर देख लेना, ये क्वेश्चन था उसमें। क्वेश्चन 21, इफ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब वापस उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहा है, रिक्वायर्ड रिटर्न इज लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसी को देख लो एक बार, वापस मैं क्यों ड्रॉ करूं। इस बार रिक्वायर्ड रिटर्न नीचे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऊपर है, तो सिक्योरिटी क्या हुई, अंडर प्राइस्ड हुई, उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है। अंडर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस सिक्योरिटी के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, सेल करना चाहिए कि बाय करना चाहिए कि इनडिफरेंट रहना चाहिए?
बाई करना चाहिए। तो ये गलत है, ये गलत। और ये क्या लिखा है, शुड शॉर्ट सेल द सिक्योरिटी, तो वही तो बात हुई, सेल द सिक्योरिटीज, ये भी गलत, नालायक। एक ही चीज़ को दो बार लिखा है। नन ऑफ दी अबव, ये भी रॉन्ग, क्योंकि अंडर प्राइस सिक्योरिटी हमें बाई करना है। जरा चेक करना आंसर सही है बी, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट इंडेक्स। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब होता है आर स्क्वायर, यानी कोरिलेशन का स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू, याद करो, सिस्टमैटिक रिस्क, बुक में लिखा हुआ है, अपॉन टोटल रिस्क। अब याद आया, मैंने इसलिए कहा था ना फॉर्मूला बुक बना के रखना है। फॉर्मूला बुक में ये कोई फॉर्मूला आपने लिखा होगा या हमारी बुक में होगा ये फॉर्मूला, एक जो फॉर्मूला की बुक दी है मैंने। तो अब जरा इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन चूज करेंगे। पहला पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ द वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न, द परसेंटेज ऑफ द वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द स्टॉक। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पूछो क्यों, उल्टा लिखना चाहिए था। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वेरिएंस ऑफ स्टॉक रिटर्न दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मार्केट रिटर्न, इज इट राइट। और यहां लिखा क्या है, उल्टा, तो इसको गलत कर देना आपको, इज इट राइट। उसके बाद लिखा द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट इंडेक्स इंडिकेट्स टोटल वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द इंडेक्स, ये भी फॉल्स है। इट इज एक्चुअली विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडेक्स। तो यहां पे क्या चेंज किया उन्होंने, नॉट एक्सप्लेन्ड। ओ माय गॉड, द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन सिक्योरिटीज रिटर्न नॉट एक्सप्लेन्ड, अरे यार, बाय द वेरिएशन, तो ये भी रॉन्ग है। से परसेंटेज ऑफ वेरिएंस, उसके बाद लिखा है द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएंस इन द रिटर्न ऑफ द इंडेक्स। ये सही है। मैंने कहा था ये उन्होंने उल्टा लिखा है, उसी का करेक्ट वर्जन ये फोर्थ पॉइंट है। तो सही आंसर क्या होगा, डी। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन हमारी बुक में भी हमने लिख के रखा है, आप देखना, जहाँ पर आर स्क्वायर एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे जल्दी से। टू एसेट्स आर सेड टू बी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, याद है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इज इट राइट। तो इसमें से उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका कोरिलेशन कितना होता है, आपको याद है क्या। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड स्टॉक का कोरिलेशन कितना होता है, R इक्वल टू -1 होता है। -1 मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दो स्टॉक मूव करते हैं, तो आपको -1 ढूंढना है। और इंस्टीट्यूट की या जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसकी चालाकी देखिए, उसने कहीं पे भी -1 नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी अबव। कभी कभी ये भी आंसर हो जाता है, ठीक है, नोटा, नन ऑफ दी अबव। आजकल तो इलेक्शन में कभी कभी नोटा जीत जाता है। सारे के सारे कैंडिडेट इतने नालायक रहते हैं कि इंसान सोचता है इससे अच्छा है कि नोटा कोई टिक कर दो। ओके, इसको देखकर मुझे नेता लोग की याद आ गई। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना होगा, कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, अदरवाइज स्टूडेंट सोचेगा कि बस ज्ञान ही बांट रहा है। निकालो कैलकुलेटर। इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 20%, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, RM, बीटा इज 1.175 एंड रिस्क फ्री रिटर्न इज 10%. What is the return on the above portfolio? Very good. ऐसा क्वेश्चन मेरी एग्जाम में काश आता तो मेरा रैंक जो 24 है, कोइंसिडेंटली क्वेश्चन भी 24 है,
और अच्छा रैंक आता, फिर या तो 2 आ जाता या 1 आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, कितना आया 21 पॉइंट, आसपास कोई आंसर है क्या 21.75। एग्जाम में क्या करना है, पहले अपने से सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखना है, पहले अपने से सॉल्व करना है, अच्छे से करना है। और जैसे आपको लगे कि हाँ कोई ऑप्शन है जिसमें मेरा आंसर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही आंसर है। आंसर देखे बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और अगर मैच होता है कोई ऑप्शन आपके साथ तो उसका मतलब कि वही आंसर सही। लेकिन हाँ 100% नहीं, आपको अच्छे से श्योर होना चाहिए कि मैंने कैलकुलेशन सही किया है। तो ऑप्शन बी इज राइट। एक और, एक्स एन टी रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज बेस्ड ऑन फ्यूचर। एक्स पोस्ट का मतलब पास्ट डेटा के बेसिस पे रिटर्न निकालना, यानी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे निकालना। और एक्स एन टी मतलब एंटीसिपेटेड, यानी फ्यूचर के बेसिस पे निकालना। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आपको बताना है एक्स एन टी रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इंडिकेट्स वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द बॉन्ड, फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। कुछ हिंट मिला? हिस्टोरिकल तो हो नहीं सकता बिकॉज ये एक्स एन टी है, एक्स पोस्ट रहेगा तो हिस्टोरिकल, एक्स पोस्ट यानी हिस्टोरिकल। पोस्टमार्टम वर्ड जो सुना है ना आपने, वही है, मतलब सब कार्यक्रम होने के बाद जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो पोस्टमार्टम जब करते हैं किसी का तो हो गया एक्स पोस्ट रिटर्न। लेकिन अगर हम एंटीसिपेट करते हैं तो दैट इज एक्स एन टी। अरिथमेटिक मीन ऑफ द सिक्योरिटी रिटर्न, ये भी गलत है। अरे बॉन्ड बीच में इधर कहाँ से ऊपर आ गया, पोर्टफोलियो लिख रहा है तो उसने लिखा वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द बॉन्ड, कुछ भी। बोथ बी एंड डी अबव, बी तो सही है लेकिन डी सही नहीं है, तो आंसर होगा बी। बी सही है, डी सही नहीं है। अरिथमेटिक एवरेज जो है वो तो पास डेटा का भी आप निकालते हो, है कि नहीं? लेकिन हमें पास डेटा वाले आंसर को लेना ही नहीं है, बी। क्वेश्चन 26, अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत भरा है। सेम क्वेश्चन 100% सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर तुम पूछोगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? आ सकते हैं, मुझे कोई शौक नहीं आपको परेशान करने का। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो पूछा, इजी है। विच हैज इन्वेस्टेड 60% ऑफ द फंड्स इन स्टॉक ए एंड 40% इन बी। तो पहले आप क्या करना, ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो, उठाओ कैलकुलेटर, ऑल क्लियर, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है। 16 इंटू 0.4 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 12 इंटू 0.20 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 6 इंटू 0.4 इक्वल टू मेमोरी प्लस। तो ए का रिटर्न कितना आया? मेमोरी रिकॉल 11.2 आ गया। एक बार फिर से ऑल क्लियर, 20 इंटू 0.4 प्लस मेमोरी प्लस, 15 इंटू 0.2 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 8 इंटू 0.40 इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल 14.2 आ गया। ये इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। अब इसको हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक बार फिर से ऑल क्लियर करना, 0.6 इंटू 11.2 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 0.4 इंटू 14.2 इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल 12. अब मैंने अभी तक आंसर देखा ही नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है। अब हम आंसर की ओर बढ़ेंगे। क्या कोई आंसर मैच हो रहा है हमारे साथ? हो रहा है, फिर वही आंसर होगा। अरे ये तो कुछ और ही लिख दिया, तो गलती हुई है क्या कुछ? क्वेश्चन नंबर 26 था ना, उसने लिखा है 9.616। एक मिनट, वो आंसर को चेंज करो। हाँ वो आंसर गलत है।
क्योंकि अगर आप नीचे कैलकुलेशन देखेंगे तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हो रहा है। हाँ वही कुछ गलत टाइप हो गया है, उसको आप ठीक करो, ई को टिक कर देना आप प्लीज़, ठीक है, रेड पेन से ठीक कर दो और उसके आसपास ये वाला कैलकुलेशन लिख लो आप। ठीक है, 12.4 टिक कर दिया, वो सही है ना। क्वेश्चन 27 पे आना। अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन कर दिया है उसी क्वेश्चन को। एंड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिटर्न इन द 3 लाइकली सिनारियोज। कैलकुलेट द कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी। अब कोवेरिएंस पूछा है, यानी ये थोड़ा सा एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसको आप होमवर्क कर लेना। सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। कोवेरिएंस निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप पहले क्या करना, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, फिर डेविएशन निकालना है, ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर आएगा। प्रोबेबिलिटी इनटू डेविएशन, ओके, आर ए माइनस आर ए बार, आर बी माइनस आर बी बार। उसकी वर्किंग यहाँ पे की हुई है। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेना है दोनों स्टॉक का, और उसके बाद कोवेरिएंस निकालने के लिए ये आपको डेविएशंस सारे लेने हैं और उनको बाद में ऐड कर देना है, तो ये आंसर 24.16 आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अदरवाइज़ ये अपने आप में एक 4-5 मिनट का कार्यक्रम है। तो एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, सोचो, और ऑप्शन दिया है तो 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क का। मेहनत उतनी है, इज इट राइट? बट ऑप्शन दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, कोई ना कोई तो मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसको भी लिखना होमवर्क। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको पहले तो कोवेरिएंस निकालना है, जो कि ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। उसके बाद स्टॉक ए और स्टॉक बी का कोरिलेशन निकालने के लिए आपको दोनों का पहले स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कोरिलेशन निकाल पाओगे। होमवर्क लिख लो, चेक करके बताना कि सही है कि नहीं। यहाँ पर आपकी मदद के लिए कैलकुलेशन पूरा किया हुआ। पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ए का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बी का, और फिर कोवेरिएंस जो कि पिछले आंसर से आएगा, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, आंसर इज 1। बट आपको चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन क्या आपने क्लास में किए थे क्या? बहुत सारे, कम से कम 10-20। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। तो ऐसे भी क्वेश्चन अभी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रखे हैं, क्योंकि क्या क्वेश्चन तो हमने सारे क्लास में करवाए हुए हैं, बट उसका यहाँ पर क्या उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, टाइम उतना ही लगने वाला है। क्वेश्चन 29, इफ द बीटा ऑफ इन्फोसिस स्टॉक इज 1.37, बीटा दिया हुआ 1.37, स्टैंडर्ड डेविएशन of the stock is 32.2 and the standard deviation of the market is 25. What is the amount of systematic risk? यानी आपसे पूछ रहा है सिस्टमैटिक रिस्क कितना है। अब स्टूडेंट को याद है कि नहीं पता है, नहीं, सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। याद आया कुछ? सारे फॉर्मूले आपकी बैच में हुए हैं। बीटा यहाँ पर कितना है, जरा इसको आप ट्राई कर सकते हो, 1.37 स्क्वायर, और सिग्मा एम 25 है, 25 स्क्वायर।
पहले सॉल्व करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखना है। कितना आया 25 स्क्वायर यानी 625 हो गया, एंड 1.37 स्क्वायर 1173 समथिंग, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही लग रहा है। यस इज द राइट आंसर। बस एक और ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3030, इफ द कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक इज +0.5 and the standard deviation are 3 and 5, the following will hold true. The following will hold true. तो आपको क्या दे रखा है, कोरिलेशन 0.5 दे रखा है, एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन आर सिग्मा ए दे रखा है 3, सिग्मा बी दे रखा है 5, ये दिया हुआ है। द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज 0.025, इसका मतलब होता है आर स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करेगा, 0.5 स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 0.25 आएगा। इसने दे रखा है 0.025, कुछ लोग सस्ते में शहीद हो जाएंगे। ओके 0.25 एंड 0.025 आर डिफरेंट। दूसरा कोई ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन गलत है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज प्रोड्यूसेस अ पोर्टफोलियो ऑफ लेसर रिस्क। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटी विल प्रोड्यूस अ पोर्टफोलियो ऑफ लेसर रिस्क। अगर आपका कोरिलेशन 1 से कम है तो पोर्टफोलियो रिस्क विल बी लोअर देन कंबाइंड रिस्क। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। फिर ये लिखा देयर इज नो पोर्टफोलियो इफेक्ट, रॉन्ग। अगर आपका कोरिलेशन 1 से कम है तो पोर्टफोलियो रिस्क कम कर सकते हैं हम। उसके बाद लिख रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटी वुड प्रोड्यूस अ जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, ये भी रॉन्ग। जीरो रिस्क तो नहीं होगा, कम हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा द कोवेरिएंस बिटवीन द रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 15। अब कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, R इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी, यह कोवेरिएंस का फॉर्मूला। जरा ट्राई करते हैं। 0.5 इंटू 5 इंटू 0.5 इंटू 3 इंटू 5, 0.5 इंटू 3 इंटू 5 7.5 आ रहा है शायद, बट यहाँ 15 लिखा हुआ है। क्यों गलत है वो भी समझ लो। ये भी एक और शहीद होने का पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों को लगेगा कि 3 और 5 तो दिया हुआ ही है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 सही लग रहा है। इज इट राइट? एक्चुअल आंसर इज 7.5। तो इन सब में एक ही आंसर सही है, बाकी 4 दूर दूर तक भी सही नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टिक कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो विल। ऑप्टिमल यानी जो सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो होता है, तो उसके बारे में आपको पता है, इट विल गिव यू हाईएस्ट रिटर्न फॉर द सेम रिस्क एंड लोएस्ट रिटर्न फॉर द लोएस्ट रिस्क फॉर द सेम रिटर्न। अगर रिटर्न इक्वल है तो लोएस्ट रिस्क होगा, और रिस्क इक्वल है तो रिटर्न हाईएस्ट होगा। अब जरा आपको उस नॉलेज को यूज करके सही ऑप्शन टिक करना है। ऑफर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क, तो यहां पर आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा। तो इसको मैं एक बार साइड में छोटा सा टिक करके रखता हूं, सही होने की संभावना है। ऑफर मिनिमम रिस्क फॉर वेरियस लेवल ऑफ रिटर्न, ऑफर मिनिमम रिस्क फॉर द वेरियस लेवल ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये भी सही है। इसका रिस्क सबसे कम होता है, रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। रिटर्न इज मैक्सिमम, रिस्क इज मिनिमम। फिर लिखा ऑफर मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क, ये गलत है। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का तो पर्पस है मैक्सिमम रिटर्न कमाना, तो ये गलत है। फिर लिखा ए एंड बी अबव, ये सही है क्योंकि ए और बी सही है तो ये सही है, ये गलत है। तो आपको क्या चूज करना होगा? ऑप्शन डी, काफ़ी क्लोज है, और जिसको अच्छे से पता है वही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर प्रस्थान करें। इफ द रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इज आर जे
रिटर्न फ्रॉम रिस्कलेस एसेट इज RF, रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज RM, रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज RM, इसको RM कर दो यहाँ पे RM, रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज RM एंड इज द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एंड बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क कर दो यहाँ पे, एक बीटा वर्ड मिसिंग है शायद, एंड बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो and beta is the systematic risk of the portfolio. Excess return to beta ratio can be expressed as, बहुत इजी, excess return to beta ratio, स्टॉक का रिटर्न कितना दिया हुआ है RJ, रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया हुआ है RF टू बीटा, इसको हम बोलते हैं एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो। इसका एक नाम भी है ट्रेनर रेशियो। इसको मैंने ये फॉर्मूले को कहाँ लिखा था, शार्प पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थियरी में, याद है एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था जिसको देख के दिमाग घूम गया था, वहाँ पर इसको यूज़ किया था हमने। तो अब मुझे ढूंढना है RJ माइनस RF अपॉन बीटा किधर है, RJ माइनस RF अपॉन बीटा ये वाला है, इसको J समझो, हाँ झगड़ा मत करना, J और I, ये तो गलत है क्योंकि इसमें RM माइनस कर दिया, RM माइनस RF अपॉन बीटा कर दिया है, और इसमें RF माइनस RJ, वाह, जो जिसकी श्रद्धा लिखते चलेगा ऑप्शन में, नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन ए सही है क्या, देखो जरा, ऑप्शन ए राइट, RJ माइनस RF अपॉन बीटा। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इजी है, कर सकेंगे आप। If the return on the stock is 12%, RF is 7%, beta is 1.2, इस बार आपको कैलकुलेट करना उसी फॉर्मूले को यूज़ करके, 12 माइनस 7 बाई 1.2, वही फॉर्मूला है 4.17। जरा देखते हैं हमारा आंसर में 4.17 है, यस करेक्ट। 34, चेंज इन द लिक्विडिटी नीड्स ऑफ एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स, चेंज इन द लिक्विडिटी नीड्स, मतलब आपकी लिक्विडिटी की नीड बदल गई है, आप एक इन्वेस्टर हैं, या तो आपकी लिक्विडिटी की नीड बढ़ गई है, आपको ज़्यादा लिक्विड एसेट चाहिए या कम लिक्विड एसेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे या नए पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, या नई पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, या पोर्टफोलियो को कुछ नहीं करेंगे, या नया पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और एग्जिस्टिंग को भी रिवाइज करेंगे, वाह, नन ऑफ द अबव। आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग को रीबैलेंस कर लेंगे। मान लो आपकी लिक्विडिटी की नीड ज़्यादा है, तो आप जो इलिक्विड एसेट है, कम लिक्विड है, उसको सेल करके लिक्विड एसेट में पैसा डाल दोगे, है कि नहीं। तो ये सही है ना, नया पोर्टफोलियो कौन क्रिएट करने वाला है, जब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो उसी को रीबैलेंस करना है आपको। ऑप्शन ए इज राइट। 35, कांस्टेंट रेशियो प्लान रिक्वायर्स, याद है क्या कांस्टेंट रेशियो प्लान, यानी डेट इक्विटी का हम एक सर्टन मिक्स मेंटेन करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रेशियो प्लान। अब उसमें 5 ऑप्शन है, आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। द एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू बी मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड रेशियो टू द न्यूट्रल पोर्टफोलियो, फिर लिखा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू बी मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड रेशियो टू कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो। एग्रेसिव का मतलब है इक्विटी जिसमें रिस्क ज़्यादा है, और कंजर्वेटिव का मतलब है जिसमें रिस्क कम है, डेट, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है अभी तक, बिकॉज हम उसमें इक्विटी और डेट के बीच एक सर्टन रेशियो मेंटेन करते हैं, इक्विटी और डेट के बीच एक सर्टन रेशियो मेंटेन करते हैं। फिर लिखा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो इज टू बी मेंटेन्ड एट अ फिक्स रेशियो टू अ टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। फिर लिख रहा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू बी मेंटेन्ड एट अ वेरिएबल रेशियो टू द कंजर्वेटिव, वेरिएबल को तो काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकता। द एग्रेसिव पोर्टफोलियो इज टू मेंटेन एट अ वेरिएबल रेशियो टू न्यूट्रल पोर्टफोलियो, ये भी गलत, ये भी गलत। बी और सी सही है, बट उसमें कौन सा ज़्यादा सही है अब वो आपको टिक करना है।
या तो आप बोल सकते हो एग्रेसिव और कंजर्वेटिव का रेशियो 50-50 है, या बोल सकते हो एग्रेसिव इज 50% ऑफ टोटल, वो भी सही है ना, एक ही बात है। 50-50 बोलो या 50% ऑफ टोटल 100% बोलो, तो इस हमें टिक करना है बी। यूजुअली हम बोलते हैं डेट इक्विटी का रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए, इतना % डेट और इतना % इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट को याद होगा हमने 3 लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी पढ़ी है। सबसे नीचे वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, याद आ रहा है कि नहीं? दूसरा है सेमी स्ट्रॉन्ग और तीसरा है स्ट्रॉन्ग। वीक फॉर्म में सिर्फ टेक्निकल इंफॉर्मेशन आता है, सेमी स्ट्रॉन्ग में टेक्निकल एंड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आता है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में टेक्निकल, फंडामेंटल एंड इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी आ जाता है। इस नॉलेज के द्वारा अब आपको इस आंसर को हैंडल करना है। द सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सेज दैट स्टॉक प्राइसेस फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल हिस्टोरिकल प्राइस इंफॉर्मेशन। ये गलत है, क्योंकि दिस हिस्टोरिकल प्राइस इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। मतलब वो गलत इसलिए है क्योंकि वो किसी और का स्टेटमेंट यहां जोड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज, अब वो पूछ रहा है कि द फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल प्राइस इंफॉर्मेशन, फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल प्राइस इंफॉर्मेशन, फिर लिखा फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल इनसाइड इंफॉर्मेशन, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑल प्राइस इंफॉर्मेशन में इनसाइड इंफॉर्मेशन भी आ गया, बट सेमी स्ट्रॉन्ग में इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड पास डेटा। इनसाइड तो हो ही नहीं सकता। फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, ये सही है, वेदर पब्लिक और हिस्टोरिकल, यानी जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट की कमेंट्री, ओके, न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट आ चुका है। देन आर प्रिडिक्टेड बाय लुकिंग इनटू हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड, ये भी गलत है, दिस इज वीक फॉर्म। वीक फॉर्म ही नहीं है, वीक फॉर्म में भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो पूरा ही गलत है। ओके, तो किसको टिक करेंगे? डी को टिक करेंगे, वही एक सही आंसर है, बाकी सब दूर दूर तक भी सही नहीं है। क्वेश्चन 37, बस और थोड़ा सा। क्वेश्चन 37, बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो इज 1.1। पोर्टफोलियो का बीटा अभी 1 से ज़्यादा है, मतलब थोड़ा एग्रेसिव है, रिस्की है। द इन्वेस्टर हु होल्ड दिस पोर्टफोलियो फोरसीज अ बेयरिश फेज। बेयरिश मतलब मार्केट गिरने वाला है, लग रहा है कि अब तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, तो अब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो बीटा आपका अगर हाई है तो धड़ाम से गिरेगा, तो आपको रिस्क कम करना है इन शॉर्ट रन, एंड वांट्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो टू 0.6। इसको 0.6 कर दो, वांट्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो टू 0.6। 6 लिखा है ना, उसको 0.6 करना है, क्योंकि 1.1 से कम करेंगे तो 6 थोड़ी होगा, कम करना है। पॉइंट जो है वो उस तरफ चला गया, इस तरफ होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज कैन बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ बीटा। तो बीटा कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो 3 स्ट्रैटेजी उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी सही है। पहला स्ट्रैटेजी है सेल अ पार्ट ऑफ द इक्विटी पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन डिबेंचर। क्या इससे बीटा कम होगा? हाँ या ना? हाँ, बिकॉज इक्विटी का बीटा ज़्यादा है, डिबेंचर का बीटा कम है। हाई बीटा को हटा के आप 0 बीटा वाले को लाओगे तो आपका पोर्टफोलियो का बीटा घटेगा। तो पहला आंसर यस, आप कर सकते हो। उसी चीज़ को उसने दोबारा लिखा है,
सेल हाई बीटा स्टॉक एंड बाय लो बीटा स्टॉक। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि अगर आप हाई बीटा स्टॉक को बेचोगे, उसके बदले लो स्टॉक बीटा को लाओगे, तो आपका पोर्टफोलियो बीटा कम होगा। और तीसरा, शॉर्ट सेल हाई बीटा स्टॉक, शॉर्ट सेल, क्या ये ऑप्शन सही है? हाई बीटा स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो, कल को मार्केट गिरा तो बाकी स्टॉक से जो नुकसान होगा, जिस स्टॉक को आपने शॉर्ट किया है उससे फायदा होगा, तो लॉस विल बी कॉम्पेंसेटेड बाय गेन ऑन दिस स्टॉक। तो इससे आपका रिस्क कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। अगर आपका लॉस किसी दूसरे के गेन से कॉम्पेंसेट हो रहा है तो रिस्क कम होगा। तो ये भी ऑप्शन राइट है। अब आपको क्या करना है, मैंने नीचे अभी तक आंसर देखा नहीं, पहले अपने मन में मैंने सोचा कि कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे लिखा हो कि ऑल द अबव 3 ऑप्शंस आर करेक्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द पोर्टफोलियो बीटा। है यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन? बोलो हाँ। तीनों तरीके से आप पोर्टफोलियो का बीटा कम कर सकते हो। अब ये सब बिल्कुल ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन ई वाज राइट। 38 नंबर। आइए, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है, यूपीएससी के एग्जाम में पूछने लायक है और तुम्हारी एग्जाम में भी, क्योंकि तुम फाइनेंस के स्टूडेंट हो। सेंसेक्स के बारे में कितनी जानकारी है देखते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब 5 में से 4 सही है, 1 गलत है, तो आपको गलत वाला लाइन ढूंढ के निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू बीएससी सेंसेक्स, पहला लिखा बेस ईयर फॉर इंडेक्स इज 1978-79। जिसका जनरल नॉलेज अच्छा होगा उसको पता होगा ये सही है। दिस मेथड ऑफ कंपाइलेशन इज सेम एज यूज बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर यूएस, सही है। इट इज अ फ्री फ्लोट बेस्ड इंडेक्स, बताया गया। फ्री फ्लोट बेस्ड इंडेक्स का मतलब जो शेयर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, जो शेयर सिर्फ नॉन प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं उसको। इट इज बेस्ड ऑन नॉन प्रमोटर होल्डिंग। नॉन प्रमोटर होल्डिंग इज कॉल्ड फ्री फ्लोट बेस्ड इंडेक्स, ठीक है। इंडिया में जो दोनों इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स, वो फ्री फ्लोट है, यानी उनका कैलकुलेशन सिर्फ उन शेयर के बीच में होता है उन शेयर के उस पोर्शन के लिए होता है जो पब्लिकली अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग। प्रमोटर अपने शेयर को ट्रेडिंग करते हैं क्या? नहीं, कम, बहुत ही कम। तो पहला 3 जो ऑप्शन है वो सही थे, हमें गलत को ढूंढना है। ऑल, अंडरलाइन ऑल इंडेक्स फ्यूचर आर बेस्ड ऑन बीएससी सेंसेक्स इन इंडिया। सही है कि गलत? गलत है। इंडिया में निफ्टी फ्यूचर भी तो है, तो गलत हो गया ना ये। तो ये आपका आंसर है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। बेस ईयर एवरेज इज सुटेबली एडजस्टेड व्हेन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स डिबेंचर्स आर इशूड एज राइट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ये भी करेक्ट है। जब भी राइट इशू वगैरह होते हैं तो इंडेक्स में एडजस्टमेंट होता है ताकि उसका इफेक्ट को दिया जा सके। बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था, बट एक चीज़ आपको पता है कि इंडिया में ऑल इंडेक्स फ्यूचर्स आर नॉट बेस्ड ऑन बीएससी सेंसेक्स। इनफैक्ट बीएससी सेंसेक्स से ज़्यादा पॉपुलर कौन है? निफ्टी है। बीएससी सेंसेक्स के बेसिस पे सिर्फ बीएससी सेंसेक्स फ्यूचर ट्रेड होता है, नॉट ऑल। एक और करेंगे। 39 नंबर। रिस्क फ्री स्टॉक हैज अ बीटा ऑफ, बहुत इजी है। रिस्क फ्री स्टॉक हैज अ बीटा ऑफ, रिस्क फ्री, कोई रिस्क ही नहीं है, जिसमें कोई रिस्क नहीं, उसका बीटा कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन में देखना कहीं 0 दिया हुआ है क्या? यस। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, बाद में पढ़ लेना। 40 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन अंडर CAPM?
नॉट एन अजम्पशन अंडर CAPM, मतलब 5 में से 4 अजम्पशन हैं और एक नहीं है। मतलब डेंजरस क्वेश्चन, स्टूडेंट को पूरा थियरी पढ़ के जाना है, पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ के जानी है आपको। फर्स्ट, ए, इन्वेस्टर मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन अ सिंगल पीरियड होराइजन। इफ द परसीव्ड रिस्क इज हाई, risk averse investor expects higher return. Investor is not limited by his wealth and price of the asset. Asset can be bought at the ongoing market price. CAPM is based on all the above assumption. ऊपर पूछ रहा which of them is not an assumption. C. The answer is C. You are right. Investor is not limited by his wealth and price of the asset is a wrong assumption. Investor is limited by his wealth. ठीक है, इन्वेस्टर इज लिमिटेड बाय हिज वेल्थ एंड प्राइस ऑफ द एसेट। कितना शेयर खरीदोगे तुम, जितना तुम्हारे पास वेल्थ है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब अजम्पशन सही थे। CAPM इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द अजम्पशन दैट investor is limited only by his wealth and the price of the asset। ठीक है, तो मैंने टोटल 50 MCQs आज लेने की सोची है, 40 हो गए हैं, और 10 लेंगे 5 मिनट में। ठीक है, बाकी इजी है क्योंकि बाकी में कैलकुलेशन नहीं है। इफ द स्लोप ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज 0, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन का स्लोप 0 दे रखा है, मतलब वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। स्लोप होने के लिए कुछ एंगल बनना चाहिए, लेकिन अगर मान लो ये स्लोप 0 है तो पहले मन में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है उसका, और वो डायग्राम कैसा दिखेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये यहां पर RF है, रिस्क फ्री रिटर्न इज इक्वल टू मार्केट रिटर्न। अब जो भी है इसी लाइन पे है, जो भी है इसी लाइन पे है। मान लो आपका बीटा 1 है, मार्केट का बीटा 1 होता है, वो भी इतना ही है। मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इतना ही होगा, जो है इतना ही है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न, ये है मार्केट रिटर्न, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये रिस्क फ्री रिटर्न। फिर लिख रहा बोथ A एंड C अबव, बोथ A, B एंड C अबव। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाला सही है। अगर स्लोप 0 है तो सभी सिक्योरिटी का रिटर्न विल बी इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न। अच्छे बच्चे ड्रॉ करके रखेंगे ताकि उनको बाद में ध्यान आए, और यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ गए और पहले से पढ़ के जाओगे तो आपको इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, मतलब 2 नेगेटिव वर्ड यूज किया है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, विच ऑफ देम इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क? सीधा सीधा पूछने की जगह उसने घुमा फिरा के बोल, नॉट अ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। पैसे लूटने का ना ये सब एक बहाना है। कुछ लोग ये डबल नेगेटिव में ही लुढ़क जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। पहले तो याद करो, डाइवर्सिफाइबल रिस्क का मतलब होता है विच कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे, विच अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर फर्म और अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। नॉन डाइवर्सिफाइबल विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे, विच अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी। ओके, तो लेट अस सी। एक है लॉकआउट इन अ कंपनी ड्यू टू वर्कर स्ट्राइक, वर्कर डिमांडिंग अ वेज हाइक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी को ये रिस्क अफेक्ट कर रहा है। जहाँ पर वर्कर डिमांड कर रहे हैं वहाँ के शेयर बेच के दूसरी जगह चले जाओ ना। स्लम्प इन द इंडस्ट्री। फिर तीसरा लिख रहा है लैक ऑफ
स्ट्रैटेजी फॉर द मैनेजमेंट इन द कंपनी, ये भी डाइवर्सिफाइबल रिस्क है क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है। डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आपको लगे कंपनी के पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बदल दो। अ चेंज इन द टैक्स स्ट्रक्चर फॉर कॉर्पोरेट इन द यूनियन बजट, ये तो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर से सभी लोग परेशान हैं या हो सकते हैं, तो ये नॉन डाइवर्सिफाइबल है। अब नीचे लिखा बोथ ए एंड सी अबव। ए तो डाइवर्सिफाइबल है, सी भी डाइवर्सिफाइबल है। बी कैन बी डाइवर्सिफाइबल और बी कैन बी नॉन डाइवर्सिफाइबल ऑल्सो, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, या हो सकता है सारी इंडस्ट्री में अगर रिसेशन आ जाए तो नॉन डाइवर्सिफाइबल हो जाएगा। जैसे कोरोना आ गया तो सारी की सारी इंडस्ट्री डूबेगी, ठीक है, सिर्फ वो मेडिकल वाले बच गए, बाकी सारे डूबेंगे। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है मेरे हिसाब से ए एंड सी को टिक करना होगा। ई 43 नंबर, द अमाउंट ऑफ रिस्क रिडक्शन डिपेंड्स ऑन, रिस्क आप कितना रिड्यूस कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यस दिस इज अ करेक्ट आंसर। अगर डिग्री ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव है तो रिस्क ज़्यादा घटेगा, लो पॉजिटिव है तो भी घटेगा, हाई पॉजिटिव है तो कम घटेगा। दूसरा नंबर ऑफ स्टॉक, ये भी सही है, जितना स्टॉक्स बढ़ते जाएगा रिस्क कम होता जाएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था हमने कल, उसमें पहले मैंने 2 स्टॉक लिया, फिर 5 लिया, फिर 10 लिया। अब चाहिए तो नोटबुक में देखना, 10 वाले का रिस्क 2 वाले से कम है, ठीक है, ये भी सही है। मार्केट इंडेक्स मूवमेंट, बोथ ए एंड बी, ए बी एंड सी। मार्केट इंडेक्स मूवमेंट की वजह से आपका रिस्क रिडक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज वो अलग है। मार्केट किसी की नहीं सुनता, मार्केट किसी की नहीं सुनता। सुनता है क्या? आज सुबह से मैं प्रे कर रहा था कि काश आज सेंसेक्स बढ़ जाए, लेकिन बढ़ा ही नहीं। मैंने तो वो जय श्री राम भी किया, ठीक है, मैं बोला प्रभु कुछ करो, बहुत पैसा लगा हुआ है। कुछ नहीं, प्रभु ने कहा कोरिलेशन घटाओ, प्रभु ने कहा नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाओ अपने पोर्टफोलियो में। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता मार्केट का। तो आंसर इज ए एंड बी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन उसने डायरेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल, इंटरेस्ट रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल, मार्केट रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल, लेकिन बिजनेस रिस्क इज डाइवर्सिफाइबल। बोथ बी एंड डी अबव, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क इज नॉट द डाइवर्सिफाइबल रिस्क, तो आपको डी टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन 45, इफ अ पर्सन होल्ड्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी इसका पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो चुका है, जितना भी डाइवर्सिफाइबल रिस्क था वो हटा चुका है, तो अभी कौन सा रिस्क बचा? अभी सिर्फ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बच गया है, अभी सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क बच गया है। नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं। द रिस्क अ सिक्योरिटी वुड ऐड would be specific risk, wrong, systematic risk, yes, portfolio risk, no, liquidity risk, no, diversifiable risk, no। पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अगर आप कुछ और ऐड करेंगे तो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क ही बढ़ेगा। देखते हैं क्या आंसर बी दिया हुआ है। वाओ, बी इज द राइट आंसर। एक और फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग के जे इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू के एम माइनस आर एफ। ये सी ए पी एम का फॉर्मूला है। आर एफ कैन बी द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। तुम पूछो सर ये गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या होता है, पूछो क्या होता है, बोलो क्या होता है, नहीं पता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
आसपास लिख के रख लो। मतलब तुम फाइनल के स्टूडेंट हो तो तुम्हें अब धीरे धीरे ये सब बेसिक फाइनेंस के टर्म्स अब पता होने चाहिए, इंटर तक माफ कर सकते हैं। तो आरएफ का मतलब है रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इफ बीटा इज मोर देन वन, सिक्योरिटी इज वोलाटाइल, वेरी ट्रू। लोअर बीटा विल गिव लोअर रिस्क प्रीमियम, वेरी ट्रू। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ जीरो बीटा एग्जिस्ट, ये भी सही है, जीरो बीटा भी हो सकता है। अरे जब चारों ही सही है तो ऑल ऑफ दी अबव सही हो गया। किसको टिक करेंगे? ई को टिक कर देना, क्योंकि ऊपर के चारों स्टेटमेंट राइट थे। क्वेश्चन नंबर 47, द स्लोप ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे बड़े क्वेश्चन है। ये है स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन। यहाँ पर है बीटा, यहाँ पर है रिक्वायर्ड रिटर्न, ये लाइन है रिस्क फ्री लाइन, और ये जो डिफरेंस है दैट इज रिस्क प्रीमियम। याद आया कुछ? जिसने पढ़ा होगा उसको याद आया होगा। तो पहले दिमाग में सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाना, अब ऑप्शन ढूंढना। द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिनोट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट वोलाटिलिटी, बीटा, इन्फ्लुएंस ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड द रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड। अब आपको किसी एक को टिक करना है। ये जो लाइन है, ये जो एंगल है, दैट इज स्लोप। तो ये स्लोप किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये रिस्क प्रीमियम, दैट इंडिकेट्स रिस्क प्रीमियम। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, ये गलत है। बीटा, किसी को लगेगा अच्छा एसएमएल में बीटा होता है, चलो टिक कर देते हैं। किसी को लगेगा चलो एसएमएल में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। पूछ क्या रहा है? स्लोप ऑफ सीएमएल इंडिकेट्स, तो रिस्क प्रीमियम। अगर ये लाइन ऐसी होगी तो रिस्क प्रीमियम और ज़्यादा होगा, अगर लाइन ऐसी होगी तो रिस्क प्रीमियम और ज़्यादा होगा। फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ बीटा, रिस्क प्रीमियम will depend on the slope of the line. So the answer is E. क्वेश्चन नंबर 48 स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है, अपने से कर लेना होमवर्क। 49 गलती से वो आया ही नहीं। अ सिक्योरिटी सेट टू बी एग्रेसिव। एग्रेसिव स्टॉक का मतलब होता है, याद करो, जिसका बीटा 1 से ज़्यादा हो, जिसकी वोलाटिलिटी ज़्यादा हो। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है प्लॉट्स ऑन दी अपर पार्ट ऑफ एसएमएल। ये हमारा एसएमएल है, यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो एग्रेसिव स्टॉक का बीटा 1 से ज़्यादा होगा, मतलब इट विल बी ऑन दिस पार्ट, अपर पार्ट ऑफ एसएमएल। दिख रहा है क्या? इसका बीटा 1 से ज़्यादा है एंड इट इज़ हेयर ऑन द अपर पार्ट ऑफ एसएमएल, तो ये भी सही है। गिव्स बिलो एवरेज रिटर्न, नालायक। बीटा 1 से ज़्यादा है तो रिटर्न कम कैसे होगा? रिटर्न तो ज़्यादा होगा। बोथ ए एंड बी, ये सही है। बोथ बी एंड सी, ये गलत है, बिकॉज सी इज़ नॉट द राइट आंसर। इस तरह से दिमाग लगा लगा के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अभी क्लास में मैं बैठा हूं तो आपको इजी लग रहा है, आज अपने से ट्राई करना कितने सही होते हैं, ठीक है? आज होमवर्क में क्या करना, 51 से 100 आंसर देखे बिना पहले ट्राई करना, फिर काउंट करना, देन यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 50, एक और क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर से वही तरीका, नॉट अ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। अरे भाई डाइवर्सिफाइबल रिस्क ही पूछ लेते ना, क्यों गरीब बच्चों को लूट रहे हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क इज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क इज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क, मार्केट रिस्क इज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल, पॉलिटिकल रिस्क इज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल। वैसे अदानी जी के लिए डाइवर्सिफाइबल ही है, ठीक है, बाकियों के लिए नॉन डाइवर्सिफाइबल है। यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क करके नीचे एक नोट होना चाहिए था।
एनीवे, तो आंसर ऑब्वियस है सी, ऑपरेटिंग रिस्क इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क। क्या देखते हैं आंसर क्या दिया है, वही है। तो पहले आपके मन में आपको सही आंसर ढूंढना है। एमसीक्यू का जो बेस्ट लॉट तरीका होता है, ऑप्शन देखे बिना पहले आपको देखना है कि हमें क्या लगता है। अगर वो मैच हो रहा है ऑप्शन के साथ तो सही है। दो नेगेटिव वाले अगर क्वेश्चन आए तो पहले आसपास उसका पॉजिटिव वर्जन लिख लेना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है, और फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज होमवर्क में बाकी क्वेश्चन करना 51 से लेकर कितने हैं, अरे बाप रे 155, 100 क्वेश्चन और करने हैं आपको। आज ही कर लेना, या एक बार ये चैप्टर अच्छे से आपका हो जाए ना, रिवाइज हो जाए, फिर करना। ठीक है, तो काफ़ी अलग अलग रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन एक्यूमुलेट किए गए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, मतलब आपकी स्टडी मटेरियल में जो थियरी है उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अच्छे से करेंगे, बोलो यस। तो ये 50 क्वेश्चन का पोर्टफोलियो का एमसीक्यू यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।